नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। कल लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत अपना जो एक संवेग टॉपिक डिस्कस किया था, तो कल हम लोगों ने उसमें जाना था कि कैसे कैसे संवेग क्या है और संवेग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। गैरेट का नाम आया था। संवेग कितने प्रकार का है, 14 प्रकार के संवेग का वर्गीकरण। आधार कौन है, मूल प्रवृत्तियाँ, जैसा कल हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस किस प्रकार से होता है, या विकास की सभी अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किन किन विशेषताओं को स्वयं में निहित किए रहता है। इससे आपके टेट और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है। तो चूंकि कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले हम जो जन्म के पश्चात विकास की पहली अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था, तो उसमें संवेगात्मक विकास की कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो संवेगात्मक विकास के संदर्भ में शैशवावस्था में जो प्रथम प्रभावी संवेग माना जाता है, प्रथम प्रभावी संवेग वो कौन, क्रोध। यानी अगर आपसे प्रश्न है परीक्षा में कि शैशवावस्था का प्रथम और प्रभावी संवेग कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा, क्रोध होगा। जैसा आपके सीटेट परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि बच्चे की प्रथम प्रतिक्रिया, यानी बच्चे की प्रथम प्रतिक्रिया क्या होती है, तो उसका उत्तर आया था रुदन। रुदन मतलब क्या है, रोना। यानी बच्चे की प्रथम प्रतिक्रिया कौन होती है, रुदन या रोना होती है। लेकिन जब एक कदम इससे आगे बढ़कर हम इस कंसेप्ट पर अगर बात करते हैं कि बच्चे की प्रथम प्रतिक्रिया रुदन या रोना किस संवेग का परिणाम है, तो उत्तर क्या होगा, क्रोध। यानी क्रोध की प्रतिक्रिया रुदन या रोना किसके संदर्भ में, शिशु के संदर्भ में, शिशु के संदर्भ में। यानी इस बात पे आप विशेष महत्व देंगे कि अगर प्रश्न होगा कि बच्चे की प्रथम प्रभावी संवेग कौन सा है शैशवावस्था में, तो उत्तर क्रोध है। जबकि बच्चे की प्रथम प्रतिक्रिया, तो उत्तर क्या है, रुदन है। और रुदन किस संवेग का परिणाम है, तो उत्तर क्या होगा, क्रोध होगा। इसी संदर्भ में मनोवैज्ञानिक एलिस क्रो के द्वारा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है कि शिशु अपने साथियों एवं अपने से बड़ों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुसरण करते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द एलिस क्रो के द्वारा दिया गया शैशवावस्था के संदर्भ में। और शैशवावस्था में एक और विशेष बात है कि 5 से 6 माह की आयु में शिशु में स्नेह या प्रेम संवेग का विकास हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण शब्द, जब हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आप हरलाक की सारणी देखेंगे, जिसमें उन्होंने जन्म के प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह माता की पहचान, अपनी परछाई के साथ खेलना और क्रोध और स्नेह प्रेम की आवाज़ में अंतर करना वर्गीकृत किया है, तो ये शब्द आएगा कि बच्चा या शिशु शैशवावस्था में अपने क्रोध और स्नेह संवेग में जो अंतर करने लगता है, प्रेम और स्नेह में अंतर करने लगता है, तो वो आयु कौन सी होती है, 5 से 6 माह की होती है। तो शैशवावस्था में संवेग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, शैशवावस्था का प्रथम प्रभावी संवेग क्रोध है, और क्रोध की प्रथम जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, रुदन है। यानी बच्चे की प्रथम प्रतिक्रिया रुदन है और बच्चे का प्रथम प्रभावी संवेग कौन सा है, क्रोध है। साथ ही एलिस क्रो शिशु अपने साथियों और अपने से बड़ों के संवेगात्मक व्यवहार का या उनके संवेगों का क्या अनुसरण करते हैं, और 5 से 6 माह की आयु में स्नेह और प्रेम संवेग का शिशु में विकास हो जाता है। अगली अवस्था इसी संवेगात्मक विकास के संदर्भ में है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोलन ब्रेस के द्वारा कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था जो कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ की अवस्था है। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, संवेगात्मक परिवर्तन जो शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था में प्रथम प्रकट होते हैं, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो बाल्यावस्था के लिए सर्वप्रथम तो ब्लेयर जोन्स, मनोवैज्ञानिक ब्लेयर हैं, जोन्स हैं, एवं सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स और
सिम्पसन के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है जिसे आपको ध्यान रखना है कि ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है कि बालक के दृष्टिकोण, इनका व्यूज, बालक के दृष्टिकोण कामा मूल्यों एवं आदर्शों, ठीक, यानी व्यूज, वैल्यूज एंड आइडियल्स, दृष्टिकोण, बालक के दृष्टिकोण, मूल्यों, आदर्शों का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है, बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ये एक बड़ा शब्द है, आपको ध्यान रखना है, दृष्टिकोण, मूल्यों और अगर आदर्शों की बात आती है तो ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन, और ये एक बाल्यावस्था का संवेगात्मक परिवर्तन है कि दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि ये मनोवैज्ञानिक ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का अपना मत है, लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन की ये जो बात है कि दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्श बाल्यावस्था में विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं और काफ़ी हद तक अपनी विकास की अवस्था में इसे आगे की ओर ले जाते हुए प्रदर्शित होते हैं। इसी संदर्भ में बाल्यावस्था की अगर हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेष देखते हैं कि बाल्यावस्था में और कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण प्रकट होते हैं संवेगात्मक विकास के संदर्भ में, तो एक महत्वपूर्ण शब्द है संचय या संग्रह की प्रवृत्ति। ये एक बड़ा शब्द कई बार टेट सीटेट परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि संचय या संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है, तो उत्तर क्या होगा, बाल्यावस्था। यानी संचय या संग्रह की प्रवृत्ति, जैसे देखा होगा आपने बच्चे छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, कलेक्टिव नेचर होता है उनका, और ये महत्व नहीं रखता है कि विषय वस्तु नई है या पुरानी है, बस एक अपने पास रखने का जो भाव होता है वो संचय या संग्रह की प्रवृत्ति है। दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है कुछ स्थायित्व का भाव डेवलप होता है, यानी स्थायित्व की भावना का विकास, ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण शब्द है सामूहिक खेलों में रुचि। जैसे देखा होगा आपने कि बच्चे जब खेल खेलते हैं खेल के मैदान में, तो एक जैसी रुचि वाले बच्चों का अपना एक अलग ग्रुप होता है, दूसरा एक अलग ग्रुप होता है, और बच्चों में खेल के संदर्भ में एक सामूहिकता की भावना का विकास होता है। तो सामूहिक खेलों की जो रुचि है वो बाल्यावस्था की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। साथ ही बाल्यावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन के ही अंतर्गत या संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण शब्द एक भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है, भ्रमण की प्रवृत्ति। और एक महत्वपूर्ण शब्द, चूँकि अधिगम की प्रथम प्रभावी विधि जो है वो अनुसरण या अनुकरण मानी जाती है, तो अनुसरण की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में प्रभावी रहती है, अनुसरण की प्रवृत्ति। और अगला एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है, आदत। आदत का निर्माण बाल्यावस्था की विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे आपको हर हाल में ध्यान रखना है। आदत का निर्माण यानी बाल्यावस्था में चूंकि बालक का संवेगात्मक विकास इस स्तर तक पहुंच जाता है या बालक संवेगात्मक रूप से इस स्थिति तक पहुंच गया है कि उसके औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की अवस्था, ठीक, यानी इसके लिए शब्द हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था प्रारंभ की कौन सी है, तो वो भी उत्तर बाल्यावस्था है। या बालक में संवेगात्मक विकास किस अवस्था में इस स्तर तक पहुंच जाता है कि उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की जा सकती है, तो उत्तर क्या होगा, बाल्यावस्था होगा। बाल्यावस्था के संदर्भ में आपको आदत का निर्माण, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की अवस्था और संग्रह की प्रवृत्ति, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। हर हाल में आपको ध्यान रखना है, पॉइंट आउट करना है और अपने नोट्स के संदर्भ में इन्हें कंसोलिडेट करना है, ताकि अगर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का इनमें से कोई महत्वपूर्ण शब्द आए तो उसे आप एग्जाम में क्लिक कर सकें। इसी प्रकार हम लोगों को देखना है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, ये एक बड़ा शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था। तो किशोर, चूँकि जैसा हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था विद्रोह की प्रवृत्ति कही जाती है और विद्रोह की अवस्था है, बहुत सारे विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने किशोरावस्था के संदर्भ में जान रखे हैं। तो किशोरावस्था में जो भी कुछ हम विशेष जानते हैं या जो भी विशेष परिवर्तन किशोर में प्रदर्शित होते हैं, उन सबका मूल कारण स्वयं में कहीं न कहीं संवेगात्मक परिवर्तन है। और संवेगों की अस्थिरता, संवेगात्मक परिवर्तन की प्रबल तीव्रता ही किशोरावस्था को स्वयं में कठिनाई का काल या तूफान, तनाव, संघर्ष के काल के रूप में परिभाषित करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है किशोरावस्था के लिए, कि संवेगात्मक परिवर्तन की अधिकता,
संवेगात्मक परिवर्तन की अधिकता। यानी अगर प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन सर्वाधिक होते हैं या सबसे ज़्यादा संवेग किस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उत्तर क्या होगा? संवेगात्मक परिवर्तन के संदर्भ में किशोरावस्था होगा। और इस कारण किशोरावस्था को संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था के नाम से ही संबोधित किया जाता है, यानी संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। तो इसका एक शब्द में जो निष्कर्ष है उसे क्या कहा जाएगा? किशोरावस्था। यानी हम कह सकते हैं कि विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में किशोरावस्था भी संवेगात्मक परिवर्तन की कौन है? अवस्था है, या संवेगात्मक परिवर्तन की गति सर्वाधिक तीव्र होती है, या सर्वाधिक संवेग व्यक्ति के परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, या संवेग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं, तो उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था होगा। और इसी संवेगात्मक परिवर्तनों की अधिकता के कारण ही किशोरावस्था को तूफान, तनाव, संघर्ष का काल, बड़े मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, आगे इस पर चर्चा होगी, या जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो चूंकि इतना आपके यहाँ प्रश्न बन चुका है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो उत्तर रहा किशोरावस्था। इसी प्रकार तूफान, तनाव या संघर्ष का काल कौन सा है, तो किशोरावस्था। तो आगामी परीक्षा के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल या तूफान का काल या तनाव या संघर्ष का काल क्यों कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? संवेगात्मक परिवर्तनों की अधिकता के कारण या संवेगात्मक अस्थिरता के कारण ही किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके पश्चात हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि किशोरावस्था में कौन से संवेग एक किशोर की मनोदशा को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है कि किशोरावस्था में तीन संवेग, किशोरावस्था में तीन संवेग, काम, क्रोध एवं प्रेम सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। काम का अर्थ है विपरीत लिंग आकर्षण, विपरीत लिंग आकर्षण। यद्यपि विपरीत लिंग आकर्षण बायोलॉजिकल इफेक्ट है, चूंकि किशोरावस्था में किशोर में लगभग 14 वर्ष की आयु में, किशोरियों में लगभग 12 वर्ष की आयु के पश्चात अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव यानी हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो अपने प्रभावी रूप में होने लगता है, और मेल में मेल हार्मोन और फीमेल में फीमेल हार्मोन्स का जो प्रभाव प्रदर्शित होता है, उसी के चलते अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, विपरीत लिंग आकर्षण का एक भाव व्यक्ति में प्रदर्शित होता है, जिसे काम भावना, कामुकता या विपरीत लिंग आकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है और किशोरावस्था की विशेषता मानी जाती है। यद्यपि विपरीत लिंग होने पर हर बार तक किशोरावस्था ही नहीं है। जैसे कि अगर विपरीत लिंग के संदर्भ में सेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिंग का निर्धारण, यानी अगर परीक्षा में प्रश्न है कि लिंग का निर्धारण किस अवस्था में होता है, लिंग निर्धारण, तो उत्तर होगा भ्रूणावस्था। यानी विकास की पहली अवस्था कौन सी है, वो है भ्रूणावस्था। यानी लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण यानी शिशु जो गर्भावस्था में जो विकास की पहली अवस्था भ्रूणावस्था मानी जाती है, तो संतान के जो लिंग का निर्धारण किस अवस्था में होता है, तो उत्तर क्या होगा? भ्रूणावस्था में। देखिए इसी के पश्चात अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है लिंग विभाजन, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के पश्चात कौन है? सेक्स डिफरेंशिएशन। विभाजन का अर्थ होता है कि कब एक बालक या बालिका में ये बोध होता है कि वो लड़का है और अमुक लड़की है, या वह स्वयं में लड़की है और दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो है वो लड़का है, या अपोजिट सेक्स से बिलोंग करते हैं, तो लिंग विभाजन की जो अवस्था मानी जाती है वो बाल्यावस्था मानी जाती है। यानी अगर प्रश्न है कि लिंग विभाजन की अवस्था, तो उत्तर है बाल्यावस्था, और लिंग निर्धारण की अवस्था, तो उत्तर है भ्रूणावस्था। और इसी प्रकार से विपरीत लिंग आकर्षण की अवस्था, तो उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था। तो आप किशोरावस्था को विपरीत लिंग आकर्षण के लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि काम संवेग यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावी होता है। इसी तरह से अगर इस तरह से परीक्षा में कंसेप्ट है कि किशोरावस्था में किन संवेगों का प्रभाव अधिक होता है, काम, क्रोध और प्रेम, तो उत्तर होगा सभी। यानी तीनों संवेग मिलकर काम विपरीत लिंग आकर्षण है, क्रोध विद्रोही प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी है, और प्रेम परिवार के प्रति प्रेम है, अपनों के प्रति समर्पण का एक भाव है। इसके पश्चात भी चूँकि समाज के नियमों, कायदे कानूनों के कारण किशोर अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, इस कारण उसमें अपने परिवार के प्रति और अपने शुभचिंतकों के द्वारा दी जा रही उन
अपेक्षाओं और रायों के प्रति एक विरोधाभाव आता है। इसी कारण किशोर को विद्रोही प्रवृत्ति का पुंज भी कहा जाता है। लेकिन यदि प्रश्न है कि किशोरावस्था में सर्वाधिक प्रभावी संवेग है तो कौन? काम। यानी काम को आप किशोरावस्था के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावी संवेग के रूप में परिभाषित करेंगे। सर्वाधिक प्रभावी संवेग, तो उत्तर क्या होगा? काम। यानी किशोरावस्था का सबसे बड़ा संवेग कौन सा है? तो काम संवेग है। और इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक कुल्हन के द्वारा किशोरावस्था के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसे आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। कुल्हन के अनुसार संवेगात्मक अस्थिरता के कारण किशोर स्वयं को समायोजित करने में असहज अनुभव करता है। तो किशोरावस्था की एक बहुत बड़ी समस्या समायोजन है। तो कुल्हन के अनुसार क्या कथन दिया गया है? समायोजन की समस्याओं के कारण किशोर में तनाव, चिंता आदि उत्पन्न होते हैं। यानी किशोर में तनाव और चिंता का कारण कौन है? समायोजन है। लेकिन किशोर समायोजन का अभाव है या समायोजन की समस्याएं हैं। और किशोर में ये समायोजन की समस्या या समायोजन का जो अभाव है वो सीधे सीधे उसके संवेगात्मक अस्थिरता या संवेगात्मक परिवर्तनों की अधिकता को बिलोंग करता है। यानी किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन है। यदि इसका प्रश्न है कि समायोजन किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है क्योंकि, तो उत्तर क्या है? संवेगात्मक परिवर्तनों की अधिकता के कारण या संवेगों की अस्थिरता के कारण। तो कुल्हन का स्टेटमेंट जिसे आपको ध्यान रखना है कि समायोजन की समस्याओं के कारण किशोर में तनाव, चिंता आदि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार किशोरावस्था में कुछ संवेगात्मक विशेषताएं। तो अगर इन विशेषताओं को अगर हम दृष्टिगत करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो किशोरावस्था के लिए है वो काम प्रवृत्ति, जो संवेगों का ये प्रभाव है। इसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण, आदर्श चयन किशोरावस्था की एक बड़ी विशेषता। संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण ही किशोर स्वयं को समाज में सिद्ध करने के दृष्टिकोण से अपने आदर्शों का चयन करता है। संवेगात्मक अस्थिरता, विद्रोह की प्रवृत्ति, विद्रोह या विरोध की प्रवृत्ति, व्यवसाय चयन की अवस्था, व्यवसाय चयन की अवस्था। और साथ ही एक महत्वपूर्ण शब्द है वीर पूजा। वीर पूजा भी जिसे हम लोग कह सकते हैं आदर्श चयन से संबंधित ही एक शब्द है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न जिसे हम लोग डे ड्रीमिंग के रूप में परिभाषित करते हैं। तो दिवा स्वप्न का अर्थ है, दिवा स्वप्न कौन? महत्वाकांक्षाएं। यानी किशोरावस्था में अंतःसामी ग्रंथियों के प्रभाव से जैसे व्यक्ति के संवेगात्मक परिवर्तनों पर और उसकी संवेग प्रवृत्ति पर पूर्णतः जो मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि एक मानी जाती है, कौन सी? आदिवृक्क ग्रंथि, जिसे आप एड्रीनल के नाम से जानते हैं। वृक्क के ऊपर स्थित होने के कारण उसे नाम क्या दिया गया है? आदिवृक्क, एड्रीनल ग्लैंड। और इसे भय, उड़ान एवं लड़ान ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यानी भय, उड़ान और लड़ान के संदर्भ में इसे 3F ग्लैंड कहा जाता है। यानी मनुष्य की कौन सी ग्रंथि 3F ग्लैंड है? तो कौन सी है? आदिवृक्क ग्रंथि है। और जो भय संवेग, उड़ान का अर्थ यहाँ पर क्या है? दिवा स्वप्न है। उड़ान क्या है? दिवा स्वप्न। यानी कल्पना, कल्पनाशीलता, कल्पनाओं की अधिकता, महत्वाकांक्षाओं के स्तर का ऊंचा होना। लड़ान कौन है? क्रोध का भाव है। और भय स्वयं में संवेग है, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं 14 प्रकार के संवेगों में आपने सबसे पहले भय संवेग को परिभाषित किया था। तो हमारी आदिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो संवेग के ही संदर्भ में भय, उड़ान और लड़ान यानी 3F ग्रंथि के रूप में परिभाषित की गई है। तो यदि
इस तरह से प्रश्न है कि संवेगात्मक परिवर्तनों की अधिकता किस अवस्था विशेषता है, तो किशोरावस्था, और किशोर अवस्था में अधिवृक्क ग्रंथि का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है संवेगात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में, तो उत्तर क्या होगा, किशोरावस्था। इसी प्रकार अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। और इस S के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो भी चूंकि किशोरावस्था में एक संवेगात्मक परिवर्तन को स्वयं में जन्म देता है, जिसे हम लोग जान सकते हैं। एक एक्स सेक्स है, शुगर है, साल्ट है और स्ट्रेस, यानी क्या है, लिंग है, शर्करा, लवण तथा तनाव। ठीक, तो चूंकि देखिए किशोरावस्था में विपरीत लिंग आकर्षण जो सबसे बड़ी एक विशेषता है, काम प्रवृत्ति की भावना, और उसके लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि है। और इसी प्रकार किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा गया है, और तनाव अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। यानी कौन सी ग्रंथि संवेगों के नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी होती है, तो उत्तर क्या होगा, अधिवृक्क ग्रंथि। यानी संवेग नियंत्रण, यानी अगर प्रश्न है संवेग नियंत्रण ग्रंथि है तो उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड। इसी कारण अधिवृक्क ग्रंथि को, अब चूंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संवेग आपने जैसे जाना था कि आकस्मिक परिस्थितियों से रक्षा का कार्य करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक कैनन का स्टेटमेंट है जो सीटेट परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। तो आकस्मिक परिस्थितियों का अर्थ इमरजेंसी यानी आपातकाल, इसीलिए अधिवृक्क ग्रंथि को आपकी आपातकालीन ग्रंथि के रूप में भी परिभाषित किया गया है। आपातकालीन ग्रंथि यानी संवेग आकस्मिक परिस्थितियों या आपात परिस्थितियों को बॉडी को एग्रेसिव मोड पे लाने का कार्य करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं, और इस तैयारी का सपोर्ट किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो आपकी परीक्षा में एक बार देवनागरी में इस तरीके से लिख के आ चुका है कि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा, अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है। ये कुछ संवेग के संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्द हैं। अधिवृक्क ग्रंथि संवेग को अपने स्राव के माध्यम से नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये जाना कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास स्वयं में कौन कौन सी विशेषताओं को निहित रखता है, और संवेग कितने प्रकार के हैं, संवेग का सर्वमान्य वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, और विकास की अवस्थाओं में किस किस अवस्था में कौन कौन से संवेग स्वयं में परीक्षा में प्रश्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। शैशवावस्था शब्द रहेगा तो आप क्रोध संवेग का ध्यान देंगे, और बाल्यावस्था में आएंगे तो संग्रह की प्रवृत्ति, भ्रमण की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति। किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण, काम प्रवृत्ति, और बाल्यावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द आदत का निर्माण। संवेगात्मक अस्थिरता का चरम जो पाया जाता है वो किशोरावस्था में पाया जाता है, और संवेग नियंत्रण ग्रंथि तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण शब्द संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। एक व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को उसके अधिवृक्क ग्रंथि के स्राव ने नियंत्रित किया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं जो उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संक्षेप में ये भी जान लेते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मनोविज्ञान के सभी टॉपिकों को, सारे टॉपिक्स आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन में कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से अवेलेबल होते रहें, और आप इन्हें अपने सीरियलाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में अपने नोट्स अपडेट करते रहें, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण पर हम इन्हें शॉर्टकट में अपना रिवीजन कर सकें। और डेली अपडेट जरूर रहिए। अपडेट रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक्स एक बार हम लोग आई कॉन्टेक्ट से जान लेते हैं और उस पर चिंतन और मनन कर लेते हैं, तो उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, वो सारे आपके हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना है। सारा टॉपिक आपके सामने से गुजरे, टॉपिक के जो मेन कंटेंट्स हैं, उसके सेगमेंट पार्ट्स हैं, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता है, वो आप जानें, उन्हें सुनें और समझें। जरूरी ये नहीं कि हमने कितना पढ़ दिया, जरूरी है कि जो भी पढ़ा जाए उसके कंसेप्ट क्लियर हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर टॉपिक डिस्कस हो जाए तो उसका कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम उसे हैंडल करने में समर्थ ना हो पाएँ। ये तभी हो सकता है जब आप स्वयं अपनी स्टडी करते समय इस बात पे भी फोकस करें कि किसी बात को कैसे कैसे
क्वेश्चंस के रूप में पुटअप किया जा सकता है, और किसी एक शब्द को ही या एक वाक्य को अलग अलग लोगों के द्वारा कितने प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी आपको अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देना है। प्रश्न वही है, लेकिन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति बदलकर परीक्षा में उलझाने का प्रयास किया जाता है। तो चूंकि मनोविज्ञान एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, हम सभी लोगों ने उसे अपने BEd BTC या अपने DLED कोर्स के दौरान संक्षेप में ही प्रायः पढ़ा होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, जिसमें साइको की भी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। तो अगर आप उसके की पॉइंट पर फोकस करेंगे और जो टॉपिक्स जो मनोवैज्ञानिक पूरे आपके साइको के सिलेबस में की रोल में हैं, जो टॉपिक्स आपके की रोल में हैं, जहाँ पर हर हाल में प्रश्न संभावित हैं, अगर आप उन टॉपिक्स के इर्द गिर्द स्वयं को कंसंट्रेट रखेंगे तो पूरी संभावना रहेगी कि आप परीक्षा में एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और खुद को बेहतर सिद्ध कर पाएंगे। तो संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो एक माना गया है वो है बुद्धि। लिंग भी एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियों का संवेगात्मक विकास उनके लिंग के आधार पर भी प्रभावित होता है, क्योंकि समाज में मेल और फीमेल को अलग अलग तरह की कंडीशन से गुजरना पड़ता है और सामाजिक परिस्थिति चूँकि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, तो मेल या फीमेल, लड़का या लड़की होना भी संवेगात्मक विकास के संदर्भ में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण शब्द है एक थकान, शारीरिक स्वास्थ्य। थकान आपका अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। थकान को मुख्यतः दो वर्गों में, शारीरिक और मानसिक, में व्यक्त किया गया है। आगे आप इस पे जानेंगे कि क्या क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है संवेगात्मक विकास के लिए। और सामाजिक स्थिति, समाज का हमारे परिवेश पर और परिवेश का हमारे पूरे व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है, विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है। पारिवारिक स्थिति, यानी परिवार की स्थिति क्या है, परिवार में लोग शिक्षित हैं, परिवार में लोगों का परस्पर एक दूसरे से संबंध क्या है। और उसके बाद आर्थिक स्थिति, व्यक्ति के सभी प्रकार के विकासीय पक्षों में उसकी आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है जन्म क्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द जन्म क्रम। वंशानुक्रम क्रम से तो हम लोग परिचित रहते हैं, लेकिन कभी कभी जन्म क्रम थोड़ा सा हिडन एक फैक्टर रहता है। वंशानुक्रम क्रम का अर्थ है कि वो कैरेक्टर्स जो हमें हमारे माता पिता से आए हैं, यानी वो लक्षण जो माता पिता से हमें आए हैं और अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन जन्म क्रम का अर्थ क्या होता है? बर्थ नंबर से सेंस ये है कि यदि परिवार में 4 भाई बहन हैं और बड़े भाई बहन अगर सफल हैं, तो उनके पीछे छोटे भाई बहनों के भी सफल होने की संभावना प्रबल होती है। तो व्यक्ति के संवेगात्मक विकास में उनका जन्म क्रम महत्व रखता है। यानी अगर हमसे बड़े लोग परिवार में, हमारे बड़े या भाई या बहन सफल हैं, तो हमारे भी सफल होने की संभावना है, ऐसा मनोविज्ञान मानता है। और अगर बड़े भाई बहन असफल हैं, तो छोटे भाई बहनों के भी असफल होने की संभावना बन सकती है। ये मनोविज्ञान का अपना एक तर्क या दृष्टिकोण है। तो इसी को जन्म क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण शब्द है परिवार का आकार। परिवार में यदि सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और आर्थिक संसाधन या अन्य स्थितियां पूर्णतः पर्याप्तता में उपलब्ध नहीं है, संसाधनों का अभाव है, तो ये एक स्थिति सभी परिवार के सदस्यों के संवेगात्मक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं प्रभावित करती है। और एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण शब्द है अभिभावक एवं बच्चों का परस्पर संबंध। बच्चों का परस्पर संबंध, चूंकि परिवार सामाजिकरण की प्रथम संस्था मानी जाती है। एक बालक का सामाजिकरण उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है। वो परिवार से ही भाषात्मक विकास को सीखता है, संबंधों को समझता है, और परिवार ही वह स्थान होता है जहाँ उसमें सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक और सही गलत, उचित अनुचित, इन सब विशेषताओं का और इनमें विभेद करने की शक्ति का विकास होता है। और परिवार ही उसमें अनेक सहिष्णुतापूर्ण लक्षणों को भी उत्पन्न करता है। तो अभिभावक और बच्चों के परस्पर संबंध क्या हैं, ये भी एक बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आपने अपने संवेग टॉपिक के अंतर्गत जाने। इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से कंसाइज करेंगे। संवेग की परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिक यंत्र का नाम और मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो का नाम, आइजेनिक का नाम, वुडवर्थ का नाम महत्वपूर्ण है। संवेग का वर्गीकरण, तो गैरेट को आपको ध्यान रखना है। संवेग कितने प्रकार के हैं, तो ये 14 प्रकार के संवेग हैं। संवेग का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। शैशवावस्था में संवेग प्रभावी तो क्रोध, प्रथम प्रतिक्रिया तो रुदन, बाल्यावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति, किशोरावस्था में काम भावना, संवेगात्मक परिवर्तन की अधिकता। अधिवृक्क ग्रंथि संवेगों के नियंत्रण की ग्रंथि मानी जाती है।
इसी कारण से आपातकालीन या इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, इसे तैयार करिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है या कंसेप्ट क्लियरेंस में कोई भी कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में करके टच कर सकते हैं हम लोगों को। पूरी टीम आपके साथ है और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। वीडियो लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि इसी तरीके से आपकी हेल्प होती रहे। और फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कल फिर से एक बार अवेलेबल होंगे। तब तक आप इस पूरे टॉपिक का अच्छे से नोट्स बनाकर और उसमें जो भी आपकी कोई भी क्यूरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।